हाँ, ओशो मेरे पिता हैं। एक संदेहवादी पत्रकार की सच्ची आप बीती। गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी कुछ हटके है। वो इसलिए क्योंकि यह उस पत्रकार की कहानी है जिसे एक समय पर ओशो पर बिल्कुल विश्वास न था। कैसे बना एक संदेहवादी पत्रकार ओशो प्रेमी और क्यों कहा उसने ओशो मेरे पिता हैं, जानेंगे आज इस गुरु स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 में। ऑस्ट्रेलिया के एक संपन्न परिवार में एक बालक का जन्म होता है। उस बालक का नाम रखा जाता है विंसेंट विलियम कूपर। विंसेंट के माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हर रविवार को गिरजाघर जाते थे और बाइबल पर पादरी की व्याख्या सुनते। बिरादरी वाले और अन्य सभी इस परिवार का बड़ा आदर करते थे। समय बीतता गया। विंसेंट 11 वर्ष का हो गया। एक दिन घर के बाहर खेलते हुए अचानक उसे लगा कि वह अपने शरीर से अलग होकर खड़ा हो गया था। अब उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। शरीर अपनी धुन में था और बालक विंसेंट शरीर के बाहर से स्वयं को देख रहा था। यह उसके लिए एक अजीब सा अनुभव था। कुछ ही देर में सब सामान्य हो गया। विंसेंट अंदर दौड़ा और मां से पूछने लगा, मां, क्या हम शरीर हैं या कुछ और? मां ने इसे बचपना कहकर टाल दिया। समय बीतता गया। अब विंसेंट 18 साल का हो गया था और एक अखबार में पत्रकार के रूप में कार्य करने लगा था। बुद्धि का धनी विंसेंट बहुत ही अल्प समय में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ गया। सिर्फ 10 वर्षों में ही उसने अपना खुद का अखबार छापना शुरू कर दिया। अब वह एक सफल बिजनेसमैन था। उसके पास 2 रोल्स रॉयस, एक पोर्शे और खुद का प्राइवेट विमान था। परंतु वह 11 साल में अपने शरीर से अलग होने वाले अनुभव को भूल ना सका। जीवन मीटिंग्स और पार्टियों में गुजरने लगा था। कई दोस्त बन गए थे जिनमें महिलाएं भी थी। जीवन भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण था। एक बार जब विंसेंट अपने दोस्तों के बीच बैठा था कि अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अंदर ही अंदर डूबता जा रहा था कि अचानक सब शांत हो गया। अब चारों ओर प्रकाश था। विंसेंट की आंखें चौंधिया गई थी। कुछ देर पश्चात प्रकाश में उसने देखा कि एक अति तेजस्वी युवक खड़े हैं जिनकी लंबी दाढ़ी है। उन्होंने चोगा पहना हुआ था और सर पर टोपी थी। वे मुस्कुरा रहे थे और दोनों हाथों से इशारा कर बुला रहे थे। अचानक सब कुछ मिट गया। आंखों की रोशनी लौट आई। सब सामान्य हो गया। यह उनके जीवन की दूसरी अजीब और अविश्वसनीय घटना थी। कुछ ही दिन पश्चात उनकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हो गई। मित्र कुछ बदला बदला सा था। उसने गेरुए वस्त्र पहने हुए थे। गले में माला थी जिस पर एक लॉकेट था। पूछने पर उसने बताया कि वह ओशो सन्यासी बन गया था। वह बड़ा खुश था। वह विंसेंट से आग्रह करने लगा कि वह भी सन्यासी बन जाए। विंसेंट को यह सब बड़ा अटपटा और बेतुका लग रहा था, परंतु न चाहते हुए भी दोस्त के आग्रह पर उन्होंने ओशो की एक कैसेट देख डाली। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, पर ओशो को सुनते हुए कुछ ही मिनटों में उन्हें बड़ा असहज लगने लगा। दिल घबराने लगा ऐसे कि वे होश खोते जा रहे हैं। अपने आप पर जबरदस्ती करते हुए वे होश में बने रहे। मन व्यथित था। उन्हें लग रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के युग में कोई ऐसा गुरु हो जिसे सुनने मात्र से हृदय में
कुछ घटने लगे, परंतु विंसेंट यह भी जानते थे कि जो अनुभव उन्हें हो रहा था वह भी सत्य था। पर संदेह ने पूरी तरह पीछा छोड़ा नहीं था। 1984 में उन्होंने ओशो आश्रम जाने का मन बना लिया। उन दिनों ओशो रजनीशपुरम, ओरेगन, अमेरिका में रह रहे थे। विंसेंट मेक्सिको होते हुए ओरेगन, अमेरिका पहुंचे। उन दिनों ओशो मौन धारण किए हुए थे। हर सुबह वे 1-2 घंटे के लिए अपने शिष्यों के साथ बैठते। सभी शिष्य सन्यासी उनके सानिध्य में ध्यान करते। ठीक समय पर ओशो उठकर चले जाते। विंसेंट के लिए यह सब बड़ा अजीब था। अजीब इसलिए कि इतने सारे लोग सिर्फ ओशो के सामने बैठकर ही इतना खुश हो जाते थे कि झूमते थे और गाते थे। कुछ समय बीतने पर उनके कुछ मित्र बन गए। उनसे पता चला कि कोई बड़ा बिजनेसमैन था तो कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई इंजीनियर था तो कोई डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट था तो कोई वैज्ञानिक। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने पढ़े लिखे सफल लोग यहाँ बियाबान जगह पर एक मौन गुरु के समक्ष बैठकर इतने प्रसन्नचित्त क्यों होते थे। मौन दर्शन के बाद कोई खेती करता तो कोई सफाई, कई लोग रोड बनाते तो कई रसोई में काम करते, पर सभी हमेशा प्रसन्नचित्त, आनंदित और हंसते गाते होते। विंसेंट के लिए यह सब बड़ा अविश्वसनीय था। कुछ 2 महीनों बाद वे ऑस्ट्रेलिया लौट गए, परंतु कुछ घट गया था। उन्हें ओशो से प्रेम हो गया था। तार्किक मन हजारों प्रश्न पूछ रहा था, परंतु हृदय प्रेम के रस में डूबने लगा था। इसी बीच उनकी महिला मित्र भी उनसे रूठ गई। परिवार वाले उनसे रुष्ट हो गए। सभी उन्हें एक ही सलाह दे रहे थे कि वे अपने बिजनेस में ध्यान दें, परंतु अंदर ही अंदर विंसेंट ने पुनः अमेरिका जाने का मन बना लिया था। 1985 में वे पुनः रजनीशपुरम, ओरेगन पहुंचे। तब तक वहां का माहौल बिगड़ गया था। अमेरिकी सरकार ओशो की लोकप्रियता से घबरा गई थी। धार्मिक संस्थाओं ने ओशो के नव संन्यास पर ऐतराज जताते हुए उन्हें वहां से उखाड़ने की योजना बना ली थी। ओशो सन्यासियों को भी इसकी जानकारी थी कि आश्रम पर कभी भी हमला हो सकता था, अतः सभी सन्यासी बारी बारी से पहरा दे रहे थे। आश्रम में आने जाने वालों से कड़ी पूछताछ हो रही थी। ऐसे में विंसेंट ओशो के समीप जाने में असमर्थ थे। दूसरी तरफ अमेरिका के कई अखबार और टीवी पत्रकार ओशो से बात करना चाह रहे थे, पर उन्हें इजाजत नहीं थी। ऐसे में विंसेंट को एक युक्ति सूझी। वे ऑस्ट्रेलिया के जाने माने पत्रकार और प्रकाशक थे। उनके पास उनका पत्रकार परिचय पत्र था। उन्हें लगा कि अगर वे अमेरिका के किसी बड़े अखबार के प्रतिनिधि बन जाते हैं तो शायद उन्हें ओशो से मिलने का मौका मिले। उन्हें लगा कि उनका 1984 में रजनीशपुरम में रहना और उनका ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होना उनके पक्ष में था। यह मन में आते ही उन्होंने न्यूयॉर्क बुलेटिन के ऑफिस में कॉल कर दिया। न्यूयॉर्क बुलेटिन भी सहर्ष मान गया। न्यूयॉर्क बुलेटिन का प्रतिनिधि पत्र लेकर विंसेंट रजनीशपुरम पहुंचे और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार परिचय पत्र लगाकर ओशो से साक्षात्कार का निवेदन पत्र दाखिल कर दिया। कुछ ही दिनों में आश्रम प्रशासन ने आवेदन स्वीकार कर लिया। गुरु प्रेमियों, इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। विंसेंट के ओशो के साथ साक्षात्कार ने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, परंतु उससे भी ज्यादा यह इंटरव्यू उन चुनिंदा साक्षात्कारों में से एक है जो रजनीशपुरम के हैं। साक्षात्कार से एक रात पूर्व एक अच्छे पत्रकार की तरह विंसेंट ने प्रश्नों की सूची तैयार कर ली और पूरी तैयारी के साथ
तय समय पर आश्रम पहुंच गए। विंसन के ही शब्दों में उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उस व्यक्तित्व के सामने बैठे थे जिसे उस वक्त पूरी दुनिया की प्रेस और पत्रकार मिलना चाह रहे थे। बहरहाल जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, विंसन फिर उसी तरह डूबने लगे जैसे कुछ वर्ष पूर्व उस पार्टी में हुआ था। वे खुद को भूलते जा रहे थे। अचानक उनके मन में बचपन से लेकर अब तक की सारी स्मृतियां आने लगी। 11 वर्ष में शरीर से अलग हो जाना, पार्टी में अंधेरा, फिर उजाला, फिर वह अति तेजस्वी आकर्षक व्यक्तित्व, लंबी दाढ़ी, हंसता चेहरा, टोपी और चोगा, वह आभा मंडल, सब कुछ। तभी उन्हें स्मरण आया कि वह व्यक्तित्व स्वयं उनके सामने बैठे थे। वे ओशो ही थे। अचानक माया का पर्दा हट गया। विंसन कहते हैं, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस मैं ओशो के आभा मंडल में डूबने लगा था। मैं खो गया था। मैं सिर्फ शब्द पढ़ रहा था, पर पूछने वाला मैं नहीं था। ओशो जवाब दे रहे थे, पर सुनने वाला मैं नहीं था। मैं ओशो की दुनिया में खो गया था। इससे विंसन बुद्धा फील्ड का नाम देते हैं, जिसे हिंदी में एक आत्मबोधि का तेज या आभा मंडल कह सकते हैं। विंसन के अनुसार उस आभा मंडल के घेर में आने से व्यक्ति अपनी सुध बुद्ध खो बैठता है और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। वे कहते हैं, मैं एक अनुभवी पत्रकार था और प्रश्नों के साथ खेलना मेरा पेशा था, परंतु ओशो के सामने सब धरा का धरा रह गया। उसी दिन मेरा अहंकार तिरोहित हो गया। मैंने जाना कि ओशो ही मेरे सब कुछ हैं। हां, सत्य कहूं तो वे ही मेरे पिता हैं, परम पिता, मेरे दोस्त, मेरे हमराही, मेरे सब कुछ। जैसे तैसे इंटरव्यू खत्म कर वे कैंटीन चले गए। सभी उन्हें बधाइयां दे रहे थे, परंतु विंसन अब बचे ही न थे। वे जा चुके थे, बस नाम ही बचा था। विंसन ऑस्ट्रेलिया लौट आए। अब उनका मन सांसारिक विषयों से उठ गया था। 1987 में एक दिन अचानक उन्होंने सभी को यह कहकर चौंका दिया कि वे संन्यास लेकर सब कुछ त्याग देंगे। घर वालों के विरुद्ध जाकर 1987 में ही उन्होंने ओशो से संन्यास ग्रहण किया। ओशो ने उन्हें नया नाम दिया, स्वामी विश्रांत प्रेम। स्वामी विश्रांत ने 1987 में ही अपना पूरा बिजनेस ऑफिस के कर्मचारियों के नाम कर दिया और एक जोड़ा कपड़ा और झोला लेकर चल पड़े। कुछ पुराने साथियों की मदद से वे पूना पहुंच गए। ओशो उन दिनों पूना में निवास कर रहे थे। इसी बीच 1990 में ओशो इस धरती से प्रस्थान कर गए। कई साल के कड़े परिश्रम और कठिन संन्यास के बाद 1999 में उन्हें आत्मबोध हुआ। स्वामी विश्रांत कहते हैं, मैं बड़ा भाग्यवान था कि मैं ओशो से मिला और उनके समक्ष बैठने का सुअवसर प्राप्त कर सका। ओशो के समक्ष बैठना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। उन पलों में मेरी जिंदगी बदल गई। गुरु ने मुझ पर असीम कृपा कर दी। उनके करुणा ने मेरे साधारण जीवन को असाधारण बना दिया। मैं वह लोहा था जो पारस को छूकर सोना बन गया। ओशो के महापरिनिर्वाण को याद करते हुए स्वामी विश्रांत कहते हैं, मेरे गुरु के शरीर त्यागने के बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। मैं बिल्कुल टूट गया था, परंतु 1999 में मेरे गुरु की असीम करुणा से आत्मबोध हुआ, जिसके बाद मैंने जाना कि ओशो हमेशा मेरे साथ हैं। आज स्वामी विश्रांत पूरी दुनिया में घूमकर जरूरतमंदों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और साथ ही पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में द विश्रांत बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाम से एक आध्यात्मिक संस्था
चला रहे हैं। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको नए गुरु स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं।